गुड मॉर्निंग सभी को। हमारा यूनिट चल रहा है थर्ड यूनिट KTGR काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसमें अब तक हमने आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें देखी। प्रेशर का एक डेरिवेशन देखा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। इसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये देखा। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी हो गया है, ठीक है नहीं। कुछ न्यूमेरिकल्स ले लिए हमने। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो इतने सारे टॉपिक हो गए। अभी आज हम एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमने 11th में भी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और उसी से रिलेटेड मेयर्स रिलेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं CV एंड CP। CV होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम और CP इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनके बीच का रिलेशन होता है, इनके बीच का जो रिलेशन है इसी को कहा जाता है मेयर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये देखेंगे और इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आगे हम कोएफिशिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रेडिएशन ये भी 2-3 टॉपिक्स देखेंगे। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे कि 11th में बताया था और ये यूनिट स्टार्ट होने के पहले भी मैं रिवाइज आपको करवा चुका हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी बॉडी का या कोई सब्सटेंस अगर हमने लिया, कोई सब्सटेंस अगर लिया हमने यूनिट मास, जिसका यूनिट मास है, मीन्स वो अगर 1 kg है या फिर 1 मोल है, कोई भी सब्सटेंस अगर हमने यूनिट क्वांटिटी में लिया 1 kg या 1 मोल इतनी क्वांटिटी में लिया और उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसका यूनिट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हम बना रहे हैं अगर समझो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो कितनी हीट गेन कर रहा है या फिर कितनी हीट लूज कर रहा है, एक तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा, है कि नहीं। तो उस हीट को, उतनी हीट की, उतनी अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एक गैस लिया, उसका मास है समझो 1 kg और उसका टेम्परेचर अब अगर हम बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, 1 kg गैस का टेम्परेचर अब अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है मीन्स क्या होगा, उसमें हीट गेन होंगी, है कि नहीं, उसकी हीट गेन होगी। तो उस सब्सटेंस का 1 kg मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते टाइम कितनी हीट वो गेन कर रहा है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट गैस, ठीक है। अगर यही हमने 1 kg, ये 1 kg मीन्स फॉर एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कोई भी यूनिट मास हो सकता है, 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है कि नहीं, और 1 मोल, और उसके अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर की भी यूनिट चेंज होंगी, है कि नहीं। तो यूनिट मास अगर हमने लिया किसी गैस का और उसका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम घटा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उस प्रोसेस में वो कितनी हीट लूज कर रहा है कि नहीं, कितनी हीट वो रिमूव कर रहा है या गिवन आउट कर रहा है, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल ही रहेंगी, कितनी हीट गेन कर रहा है और कितनी हीट लूज कर रहा है, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हमने इस प्रोसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को काउंट किया तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसी प्रोसीजर में अगर हमने सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं और फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काउंट करते टाइम अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ गया सबको। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है हमारे पास, जिस तरह से डेफिनेशन देखी हमने कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास absorbed
or given out by the temperature by 1 unit, that is 1 degree Celsius or 1 Kelvin, is called as specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला अगर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखना है तो हो जाएगा चेंज इन हीट, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे मास है, लेकिन हम मास क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं यूनिट मास। तो यूनिट मास है तो m की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है नहीं, m की जगह पे आ जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है नहीं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। या फिर CP के केस में भी सेम रहेगा, CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अभी यही से हम क्या, यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इंटू डेल्टा टी, ठीक है नहीं, CP इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी, ओके, CV इंटू डेल्टा टी। तो ये दो इक्वेशंस ध्यान में रखिए, इन दो इक्वेशन पे बेसिस पे हमें आगे मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन करना है, ओके। मेयर्स रिलेशन, तो इसके बाद हम देखेंगे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो समझ गया होगा। ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए, ये लिख के भी रखिए। इसका हमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ है और बहुत सारे डेरिवेशंस में भी इसको बेसिस लिया जाता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आगे की वैल्यूज डिराइव की जाती है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम मेयर्स रिलेशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा मेयर्स रिलेशन। तो ये मेयर्स रिलेशन क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनमें क्या रिलेशन है, ये इस डेरिवेशन से प्रूव होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसिडरेशन करना है कि 1 मोल अगर गैस है, अगर हमारे पास 1 मोल गैस है, उसको हमने ले लिया इन कंटेनर के अंदर। इस तरह से एक समझो सिलेंड्रिकल एक वेसल है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। अब ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक छोटा सा, इसके अंदर एक पिस्टन है, ओके, इस तरह से पिस्टन, पिस्टन एंड सिलेंडर। और इसमें हमने ले लिया है 1 मोल गैस। कितनी अमाउंट का गैस लिया है, 1 मोल गैस लिया है, ओके, इस तरह से। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे गैस के। यहाँ पे कंसिडरेशन सबसे पहले देख लीजिए कि गैस कितना है यहाँ पे, 1 मोल। नेक्स्ट इसके अंदर ये कहाँ पे है, ये एनक्लोज कर दिया हमने एक एयर टाइट फ्रिक्शनलेस सिलेंडर के अंदर। एयर टाइट ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इसके अंदर हमने इसको एनक्लोज कर दिया है, ठीक है। अभी ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, ये ध्यान में रखिए, इट इज़ फ्रिक्शन लेस। मीन्स ये आइडियल कंडीशन है, फ्रिक्शन लेस होगा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पिस्टन मूव होगा तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होने ही वाला है, लेकिन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया इट इज़ ए फ्रिक्शन लेस। दूसरा क्या है, ये दिस इज़ एयर टाइट, मीन्स इसमें से जो गैस है वो बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है।
और ये बहुत ही लाइट है। इसका ये जो पिस्टन सिलेंडर, इसका मास हम नहीं कंसिडर करने वाले। इट इज़ ए लाइट वेट, ठीक है, इट इज़ ए लाइट वेट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस तरह से समझो, सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसके अंदर गैस है। और क्या कर रहे हैं हम इसके बाद, इसको क्या कर रहे हैं, इसको इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इसका बढ़ा रहे हैं हम टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाते टाइम हम क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं। जिस तरह से हमने ये देखा था CV इज इक्वल टू, तो उसी तरह से कंडीशन है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम रख रहे हैं हम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम अगर इसका कांस्टेंट रखेंगे, गैस का वॉल्यूम रख रहे हैं हम कांस्टेंट, तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी हीट हम दे रहे हैं, ये इस तरह से पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है, ठीक है नहीं, ये इस तरह से ये पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है। तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रख रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स ये गैस जो है ये एक्सपांड नहीं होने वाला, इट इज़ नॉट एक्सपांडिंग। तो एक्सपांड नहीं हो रहा है मतलब इसमें कोई भी वर्क डन नहीं है, इस गैस से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं। इस पिस्टन्स का अगर ये अगर गैस एक्सपांड होता, गैस अगर एक्सपांड होता तो ये पिस्टन इस तरह से पीछे बैकवर्ड साइड में पुश होता, लेकिन इसका वॉल्यूम हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसको रखा है कांस्टेंट, मीन्स इसका ये पिस्टन बैकवर्ड साइड में नहीं जा रहा है। बैकवर्ड नहीं जा रहा है मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मीन्स कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। मीन्स इसके अंदर जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, इस गैस की इंटरनल। मैंने कहा आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है नहीं, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, एक हमने इक्वेशन देखा था। क्या इक्वेशन देखा था, डेल्टा Q इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, देखा था, ये बताया था मैंने, ध्यान में रखो। बस इसी को हम थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ये क्योंकि इसको हम लिखेंगे dQ1 इज इक्वल टू CV इंटू DT। ओके, अभी यहाँ पे ये DQ क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमने बहुत ही छोटा सा गैस लिया है। कितना लिया है, 1 मोल, है कि नहीं। 1 मोल गैस मतलब अब क्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा गैस है कि नहीं, इसकी अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम यहाँ पे DQ लिया, और यहाँ पे भी ले लिया हमने चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू DT। और ये CV क्यों लिया है, CV इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो DQ, और ये 1 सफिक्स इसलिए लिया है क्योंकि पहली कंडीशन है जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, और सेकंड केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तब हम DQ2 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ये बन गया DQ1 इज इक्वल टू CV इंटू DT, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसको ध्यान में रखिए, DQ इज इक्वल टू, और ये क्या कर रहा है, जितनी भी हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे DQ1 को ही हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू DQ1 इज इक्वल टू CV DT। तो इक्वेशन को इस तरह से अलग से लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू CV DT। समझ रहा है ये देखिए यहाँ पे जितनी भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है, हमने वॉल्यूम को रोक के रखा है, लेकिन नहीं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो वर्क डन तो नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो चेंज इन जितनी हीट हम वहाँ पे दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो मैंने लिख लिया DQ1 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू CV DT। समझ रहा है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू CV DT, और वही चेंज कर रहा है आपकी इंटरनल एनर्जी को। तो DE इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे CV DT, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड केस देखते हैं, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, सेम कंडीशन है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पे इस तरह से पिस्टन सिलेंडर है, और इसके अंदर जो है हमने क्या कर दिया, गैस जो है इसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है, इसका रखा हमने प्रेशर कांस्टेंट। तो हमें पता है एक चांस लॉ करके है 11th स्टैंडर्ड में, और इसकी जब रिवीजन लिया था मैंने अभी ये यूनिट स्टार्ट होने से पहले, तब भी बताया था आपको कि चांस लॉ क्या बताता है, अगर हमने वॉल्यूम को अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसने बताया हमें, ये चांस लॉ बताता है हमें, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सेकंड केस में हम यही कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जिस तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ने वाला है कि नहीं। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन किस तरह से बनने वाला है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन इस तरह से बनेगा dQ2। मैंने आपको स्पेसिफिक हीट के टाइम पे इस तरह से बताया था, डेल्टा Q इज इक्वल टू Cp डेल्टा T। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस बहुत ही कम है, 1 मोल गैस लिया ना हमने, तो छोटा सा एकदम अमाउंट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम dQ2 इज इक्वल टू Cp इंटू डी टी। ओके, dQ2 इज इक्वल टू Cp इंटू डी टी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसके अंदर जो भी गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स ये गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। पहले यहाँ तक अगर होता है था गैस, तो बाद में क्या होगा, ये पिस्टन को इस तरह से पीछे ढकेलेगा, है कि नहीं, बैकवर्ड पुश करेगा इसको, ये पीछे धक्का दे रहा है। पहले यहाँ तक ही था, बाद में क्या हो गया, ये गैस एक्सपांड हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स गए दूर दूर। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए हैं, तो ये गैस इस तरह से एक्सपांड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स क्या हो रहा है, इसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क डन हो रहा है कि नहीं। अगर वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये dQ2, ये हीट क्या क्या काम कर रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाएंगी और साथ साथ कुछ वर्क भी परफॉर्म कर रही है। तो dQ2 इज इक्वल टू हो गया dE प्लस dW इज इक्वल टू CpdT। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ कि DE इज इक्वल टू, एक सेकंड ना, DE प्लस dW। मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इस तरह से लिखा था, dQ2 इज इक्वल टू CpdT लिखा था। ठीक है, लेकिन ये हीट जो है, हीट क्या काम कर रही है, हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का भी काम कर रही है और वर्क डन का भी काम कर रही है। तो dQ2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं DE प्लस dW। ठीक है, देयरफॉर DE प्लस dW इस दो इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस dW इज इक्वल टू CpdT, है कि नहीं। DE प्लस, हाँ यहाँ पे डी प्लस डी डब्ल्यू चाहिए, मैंने दोनों जगह पे डी लिख दिया, ठीक है ना, डी प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 वॉज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, है कि नहीं, इसी तरह से था। इक्वेशन नंबर 1 डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, इस तरह से था इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 2 को मैं अगर वर्क डन के फॉर्मेट में ले आता हूँ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे सी पी डी टी माइनस, हाँ या फिर इसको, हाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस हो जाएगा ये डी ई, है कि नहीं, सी पी डी टी। हाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, इक्वेशन 1, इक्वेशन आप देख लीजिए फिर से, आपने लिखा होगा, तो ये इस तरह से डी इज इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा सी पी डी टी माइनस डी। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस डी डब्ल्यू, है कि नहीं, डी ई इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए, ये डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी मिल रहा है और दिस डी ई इज इक्वल टू मिल रहा है सी पी डी टी माइनस डी डब्ल्यू। तो इनके एल एच एस सेम है कि नहीं, इनके एल एच एस सेम है, तो इनके आर एच एस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, है कि नहीं। देखिए फिर से लिखता हूँ, एक इक्वेशन मिला हमें डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, और दूसरा इक्वेशन मिला मुझे डी ई इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए इनके एल एच एस सेम है, तो मैं इनके आर एच एस को कर देता हूँ इक्वेट। तो सी वी डी टी इज इक्वल टू मिल रहा है सी पी डी टी माइनस डी डब्ल्यू। ओके, और नेक्स्ट सी वी डी टी
यहाँ से इसी को मैं, हमें रिलेशन किसने निकालना है, CV और CP का। तो इसी को फिर से लिखता हूँ, CV dt प्लस ये DW को LHS में शिफ्ट कर दिया, CV dt प्लस DW इज इक्वल टू CP dt। ओके, तो DW इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, DW इज इक्वल टू CP dt माइनस CV dt। अभी यहाँ से dt dt को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो DW इज इक्वल टू मिल गया हमें dt इंटू CP माइनस CV। dt को मैंने कॉमन निकाल लिया। लेकिन एक चीज़ अगर आपको बताऊंगी कि वर्क डन इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू होता है P इंटू DV। वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू DV, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये किस तरह से होता है, ये डेरिवेशन पूरा होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये DW इज इक्वल टू PDV कहाँ से आया। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये PDV को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है, DW की जगह पे PDV को पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, PDV, ये बताता हूँ मैं आपको कहाँ से आया था ये, ठीक है। PDV इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, dt इंटू CP माइनस CV, है कि नहीं। PDV इज इक्वल टू dt, यहाँ पे CP चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमारे पास CP माइनस CV, समझ रहा है। ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, बस DW की जगह पे लिख दिया मैंने PDV, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ, देखो PDV इज इक्वल टू CP माइनस CV इंटू dt। ओके, लेकिन 1 मोल, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, 1 मोल ऑफ गैस है, और गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, n इज रिप्रेजेंट वन नंबर ऑफ मोल्स, और n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 मोल है ना, 1 मोल गैस लिया हमने पहले कंसिडर किया है। तो PV इज इक्वल टू मिल रहा है हमें RT, है कि नहीं, PV इज इक्वल टू RT। इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी रीअरेंज कर अलग से लिख सकते हैं, PDV इज इक्वल टू RDT, है कि नहीं। अभी DV और DT क्यों लिया, क्योंकि दिस इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस, तो छोटे से अमाउंट के लिए हम DV और DT इस तरह से लिख सकते हैं। तो PDV इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, RDT। ये RDT मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, है कि नहीं। ये PDV इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है RDT, ये RDT मैं यहाँ पे PDV की जगह पे पुटअप कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, RDT इज इक्वल टू CP माइनस CV इंटू DT। ओके, और यहाँ पे अभी ये DT DT हो जाएंगे कैंसिल, ये DT और DT हो गए कैंसिल। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, R इज इक्वल टू CP माइनस CV, और इसी को कहा जाता है मेयर्स रिलेशन, इसी को कहा जाता है मेयर्स रिलेशन। ओके, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 वगैरह दे सकते हैं, मेयर्स रिलेशन, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स CP इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है, R तो सबको पता है कि इट इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, दिस इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये P इंटू डी वी ये कहाँ से आया है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बोला था मैंने आपको। तो ये PDV देख लीजिए, DW इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू P इंटू DV, है कि नहीं, ये बताया था मैंने। तो ये आया कहाँ से, देखिए हमारे पास अगर वर्क डन है DW इज इक्वल टू, तो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं, इनटू DV इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ DV, और यहाँ पे फोर्स अपॉन ये हो गया एरिया। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू DV इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं L क्यूब, लिख सकते हैं, ठीक है। तो L स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया L क्यूब, तो ये एक एक L यहाँ का L स्क्वायर, दो दो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच रहा है F इंटू L, तो DW, ये हो गया DW। तो F इंटू एल मीन्स क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो ये भी वर्क डन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी DW इज इक्वल टू PDV, ये वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि DW इज इक्वल टू P इंटू DV हो सकता है।
ये ध्यान में रखिए। अभी ये पीडीवी ये हर एक इक्वेशन में हमको यूज़, हर एक डेरिवेशन में लगभग हमें यूज़ करना ही करना है। तो ये यहाँ से आ गया। तो इस तरह से हमारा मेयर्स रिलेशन हो गया। नेक्स्ट, इसमें किसी को ये डेरिवेशन में किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। वैसे ये जो रिकॉर्डिंग है मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। ओके, तो इसी यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन की रेडिएशन क्या होता है, उसका किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और किस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हीट रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन हम अब तक जो पढ़ चुके हैं, तो रेडिएशन के बारे में हमें क्या पता है? आपने अगर 11th से या 10th में वगैरह पढ़े होंगे, तो रेडिएशन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि जहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, दो जो सोर्स है और जिसको हम हीट ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके बीच में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट अगर हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कहा जाता है रेडिएशन। ठीक है नहीं, सन से जो एनर्जी आती है अर्थ तक, वो रेडिएशन के फॉर्मेट में आती है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल है हीट रेडिएशन का। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो सब्सटेंस होता है, कोई गैस है कोई सब्सटेंस है, उससे जो रेडिएशंस निकलेंगी, उससे जो थर्मल रेडिएशंस वगैरह निकलेंगी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक कंसेप्ट अभी इसमें और भी ध्यान में रखिए कि कोई भी समझो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो यूनिवर्स में, उसके बाद खुद की कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है। कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, वो सब्सटेंस कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करते रहता है। एनर्जी को रेडिएट करते रहता है, और एनर्जी रेडिएट होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिस तरह के लाइट वेव्स होती है, लाइट वेव्स किस फॉर्मेट में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में। ठीक है ना, इस तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में ट्रैवल करती है। और ये सब्सटेंस जो एनर्जी रेडिएट करता है उसको कहा जाता है रेडिएंट एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ से वो एमिट कर रहा है उसको कहा जाता है रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्मेट में एमिट कर रहा है, तो उसे कहा गया है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद हाँ, कि जो रेडिएशन, ये जो थर्मल रेडिएशन यहाँ से निकल रही है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और किसी मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है जो मीडियम ट्रांसपेरेंट है। उस रेडिएशन के लिए जो मीडियम ट्रांसपेरेंट है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी वो ट्रैवल कर सकती है। एक तो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी वो ट्रैवल कर सकती है। और इस रेडिएशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, इस रेडिएशन को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक या सोर्स से किसी बॉडी तक ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, या सॉरी, या मीडियम नहीं, यहाँ पे फिज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मीडियम तो यहाँ से अगर मीडियम है या फिर मीडियम नहीं भी है तो भी ये रेडिएशंस ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिज़िकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू बोथ ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन फिज़िकल कांटेक्ट। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये तो आपको शायद रेडिएशन आपने कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा ही होगा। इसके बाद देखिए आपको जो नई चीज़ यहाँ पे पता चलेंगी कि जितने भी रेडिएशंस किसी सब्सटेंस के ऊपर एमिट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जितनी भी रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं उसमें से कुछ पार्ट होता है एब्जॉर्ब। जिस सब्सटेंस के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएशंस एमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट है तो उस सब्सटेंस से वो ट्रांसमिट हो जाएंगी एनर्जी। ठीक है, और कुछ एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ रहा है, यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं हम। ये अगर समझो इस तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो कुछ यहाँ से ट्रांसमिट हो गई, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ एनर्जी जो है वो इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो इस तरह से है।
जो भी एनर्जी यहाँ पे वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सब्सटेंस के ऊपर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब एनर्जी वो सब्सटेंस सराउंडिंग में रेडिएट कर देगा, मीन्स यहाँ से वो एमिट कर देगा। पहले एब्जॉर्ब कर लिया उसने और बाद में ये एमिट कर रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, पूरे सारे के सारे डायरेक्शंस में यहाँ पे ये एनर्जी इस तरह से वो रेडिएट कर देगा उस एनर्जी को, और इस रेडिएशंस को कहा जाता है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, एनर्जी को क्या कहेंगे हम, रेडिएंट एनर्जी, और इस रेडिएशन को कहेंगे थर्मल रेडिएशन, क्योंकि ये एनर्जी जो यहाँ पे एमिट हो रही है वो हीट के फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो ये सारा हो गया हीट रेडिएशन के बारे में। दिस दिस वाज ऑल अबाउट दी हीट रेडिएशन, कि हीट रेडिएशंस क्या होते हैं उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इसके बाद देखिए थर्मल रेडिएशन का जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी आपको कुछ थेरोटिकल टॉपिक दिया है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। थर्मल रेडिएशन और मैटर का जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम कुछ थियरी देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है जो कि रेडिएशन के फॉर्मेट में है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रेडिएटेड प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड। ये क्यू 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 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द हीट एनर्जी है कि नहीं, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, लास्ट 11th में भी आपने देखा ही है। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, इसमें 3 अलग अलग तरह के रेशियोज हो सकते हैं, कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसका, जितनी हीट एमिट हो रही है उसके साथ जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू दी अमाउंट ऑफ हीट टोटल हीट एमिटेड, कि जितनी भी हीट वहाँ पे उस सब्सटेंस पे इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गई उसका टोटल हीट के साथ जो रेशो करेंगे उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी को कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, इसी को एब्जॉर्प्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी, और इसी को एब्जॉर्प्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट इसके बाद हाँ, तो अभी क्या देखा हमने, A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा, क्यू ए अपॉन क्यू। सिमिलरली इसी तरीके से है R इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू दी टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, इसके रेशियो को कहेंगे हम R। R क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट इसके आगे है एक स्मॉल टी इज इक्वल टू क्यू सफिक्स टी अपॉन क्यू। अभी यहाँ पे क्यू टी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड एंड क्यू इज अमाउंट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट। तो इंसिडेंट हीट के साथ ट्रांसमिटेड हीट का जो रेशियो है उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को ही ट्रांसमिटिविटी कहा जाता है, और दूसरा इसको ट्रांसमिटेंस भी कहा जाता है।
ठीक है, ये तीन में से कोई भी नाम आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी मिल सकता है। और इसको कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को ही रिफ्लेक्टिविटी भी कहा जाता है, रिफ्लेक्टिविटी, और इसी को रिफ्लेक्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन रेशियोज ध्यान में रखिए, इसके हम कल न्यूमेरिकल्स लेंगे। अभी यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो गई। तो यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है हमें, है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पता है कि हीट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी एमिटेड या फिर टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब प्लस अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड प्लस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। ओके, अभी इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया Q से, बोथ साइड बाय Q, तो क्या मिल रहा है हमें? Q अपॉन Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। ओके, तो ये रेशो क्या हो जाएगा? Q बाई Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन QA अपॉन Q इज इक्वल टू क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस QR अपॉन Q मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ हो गया रिफ्लेक्शन, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल r। और QT बाई Q ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको लिख सकते हैं स्मॉल t। तो यहाँ से एक हमें इक्वेशन मिल गया, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ध्यान में रखिए, इसके भी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, इससे रिलेटेड भी कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर R इज इक्वल टू की वैल्यू 0 है और A इज इक्वल टू वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टोटल एनर्जी, इसका मीनिंग है T इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? यहाँ पे अगर ये 0 पुटअप कर दिया, ये भी 0 पुटअप कर दिया, तो स्मॉल t इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 1। तो स्मॉल t इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? जितनी भी हीट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसमें से सारी की सारी हीट क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो जा रही है। ट्रांसमिट हो रहा है मीन्स इस तरह से, अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हीट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से ये बाहर ट्रांसमिट हो जा रही है इससे। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। इसमें अगर t इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देते हैं और a इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 1 इज इक्वल टू a प्लस आर प्लस टी, इस तरह से है कि नहीं? तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई और ये भी हो गई 0। तो हमें क्या मिल रहा है? r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट में क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, कि एनर्जी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और एनर्जी ट्रांसमिट भी नहीं हो रही है। ये इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट भी नहीं हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस बॉडी को कहा जाता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर R इज इक्वल टू 1 है तो इसको कहा जाता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, और दूसरा, इसके पहले हमने कहाँ देखा था? हमें इसके पहले मिल रहा था T इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की बॉडी को कहा जाता है परफेक्ट ट्रांसमीटर। ठीक है, परफेक्ट ट्रांसमीटर, क्योंकि ये पूरी एनर्जी को ट्रांसमिट कर दे रहा है, पूरे के पूरे रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे रहा है। और ये R इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसको कहा जाता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्यों? इसमें ये पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और थर्ड है, अगर इसी इक्वेशन में 1 इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी, इसी इक्वेशन में अगर हमने r इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया और t इज इक्वल टू भी 0 पुटअप कर दिया, तो हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है? a इज इक्वल टू 1। मीन्स इसका मीनिंग है सारी की सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, और इस तरह के बॉडी को हम क्या कहेंगे? इस तरह की बॉडी को एक अलग नाम दिया है, इसको परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये ध्यान में रखिए अगर a इज इक्वल टू 1 है तो। ये ब्लैक बॉडी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी का आपको डिटेल में आपके सिलेबस में दिया है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, और दूसरा एक फेरिस ब्लैक बॉडी, इस तरह से
2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें हम ब्लैक बॉडी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इन तीनों के बारे में आपको फॉर्मूले और इन्फॉर्मेशन थ्योरी मिल गई और इनका ये रिलेशन ये ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास एथरमनस एंड डायथरमनस। एथरमनस सब्सटेंसेस एंड डायथरमनस सब्सटेंसेस। और सेकंड इसी में है, ये दो डेफिनेशंस देखेंगे हम डायथरमनस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये अब तक तो शायद आपने सुना नहीं होगा। स्टेट बोर्ड में तो नहीं है, ये 10th में भी नहीं है और शायद 11th में भी नहीं है, तो अब तक ये आपने नहीं सुना होगा, ये आपके लिए नया ही टॉपिक है। तो जो सब्सटेंसेस एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है, जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसमें से कुछ भी एनर्जी ये ट्रांसमिट नहीं करता है। इसमें से एनर्जी ये बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करता है। जो भी हीट रेडिएशंस इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, इसमें से कोई भी कुछ भी इसमें से 1% भी ये ट्रांसमिट अगर नहीं करता है तो उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं हम एथरमनस सब्सटेंसेस। समझ गया? ठीक है, इसमें से बिल्कुल 1% भी या 0.5% बिल्कुल कुछ भी एनर्जी को ये ट्रांसमिट नहीं करता है तो इसको कहते हैं एथरमनस सब्सटेंसेस। सेकंड है डायथरमनस सब्सटेंसेस। तो डायथरमनस सब्सटेंसेस इसके एग्जैक्टली अपोजिट है कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हीट रेडिएशंस को जो सब्सटेंसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको कहा जाता है डायथरमनस सब्सटेंसेस। इस तरह से कोई सब्सटेंस लिया हमने, ठीक है, इस तरह से कोई सब्सटेंस लिया और ये है इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, मीन्स इसमें से एनर्जी जो है हीट रेडिएशंस के फॉर्मेट में इसमें से ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है डायथरमनस सब्सटेंसेस। ओके, समझ रहा है ये? ठीक है, तो ये हो गया डायथरमनस सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हीट रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट है मीन्स उसमें से वो हीट रेडिएशंस को इस तरह से ट्रांसमिट होने दे रहे हैं, ठीक है नहीं, इस तरह से एक साइड में इस तरह से है, समझो ये यहाँ से हीट रेडिएशंस आ रहे हैं और यहाँ से वो दूसरे साइड में ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज़ ट्रांसफरेंट टू हीट रेडिएशन। और इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं डायथरमनस। और एथरमनस क्या होता है, इसके अपोजिट, कि इसमें से बिल्कुल भी ये इसको ट्रांसमिट नहीं होने देगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं डायथरमनस सब्सटेंसेस। तो एथरमनस के लिए जो हमने एथरमनस देखा है उसके लिए एग्जाम्पल्स है हमारे वुड, ठीक है, एक है वुड, नेक्स्ट है आयरन, थर्ड है कॉपर, ठीक है, और इसके बाद है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक होता है, लैम्प ब्लैक मैं क्या करूँगा, लैम्प ब्लैक पता है आपको कि जो होता है ना काजल वगैरह लगाते हैं ना, उसी में होता है, समझो उसी का एक टाइप है, वो होता है लैम्प ब्लैक। काजल को ही आप समझ सकते हैं लैम्प ब्लैक, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इसमें वाटर वेपर्स। वाटर वेपर जो होती है वो भी हीट रेडिएशंस को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ट्रांसमिट नहीं होने देते। ये हो गए एथरमैनस के एग्जांपल्स। और डायथरमैनस के एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है, और ड्राई एयर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इतने आपके लिए सफिशिएंट है। ये सारे एग्जांपल्स जो है ये डायथरमैनस के, मीन्स दीज आर ट्रांसपेरेंट टू हीट रेडिएशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या क्या देखा आज, एक तो मेयर्स रिलेशन देखा, उसके पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिवाइज कर लिया, और ये एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन इनके कोएफिशिएंट्स देखे, और ये एथरमनस और डायथरमनस सब्सटेंसेस देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं हम, ठीक है।